अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 और इसका नेम है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट टॉपिक है 11.1 काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। सबसे पहले तो मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज़ है और हर कोई भी एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। अब हर चीज़ जो है वो छोटे छोटे से ना ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये पार्टिकल्स ना जिस तरह से मूव करेंगे फिर उस मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि ये मैटर सॉलिड है या ये लिक्विड है या फिर ये गैस है। ठीक है, तो इस मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हर मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। डेट आर ऑलवेज मूविंग, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा मूव कर रहे होते हैं। दीज पार्टिकल्स बिहेव डिफरेंटली इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। और इनकी मूवमेंट जो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में डिफरेंट होती है, और इनकी मूवमेंट से ही ये सिलेक्ट किया जाता है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है वो देखते हैं। और उसके अलावा जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहीं पर खुले खुले होते हैं और कहीं पर इनकी स्पेसिंग जो होती है ऐसे तंग होती है, साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जहाँ पर ये जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं सॉलिड, और जहाँ पे ये खुले होते हैं उनको बोलते हैं लिक्विड्स, और जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उनको बोलते हैं गैस। ये तो बात पता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो स्पेसिंग पे किस तरह से डिपेंड करती है कि अगर ये पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड्स के अंदर, मैं कहती हूँ ये पार्टिकल्स जो हैं ऐसे तंग तंग हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो इनमें अभी स्पेसिंग क्या है, बहुत कम है। सॉरी, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इन्वर्सली के ऊपर 1 होता है और लाइन होती है नीचे ही, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब किस तरह से, क्योंकि अगर सॉलिड्स में हम देखते हैं तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जुड़े किस लिए हुए हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हुए हैं। तो अभी स्पेसिंग जो है वो कम है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा रिलेशन हुआ, इन्वर्स रिलेशन हुआ। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स में हमने देख लिया कि ऐसे साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर साथ साथ जुड़े हुए हैं तो स्पेसिंग कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर और क्या हो सकता है कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं। देखो साथ साथ जुड़े हुए टाइटली पैक्ड हैं। फिर ये मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से, क्योंकि ये साथ साथ जुड़े हुए मूव कर ही नहीं सकते। ये पार्टिकल इधर नहीं आ सकता, ये इधर नहीं जा सकता, मूवमेंट नहीं होती। तो फिर क्या होता है, सिर्फ ये हल्का सा अपनी जगह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो सकते हैं। तो ये सिर्फ अपनी जगह से वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेट करके ये इधर की एनर्जी को इधर पहुंचा सकते हैं, खुद नहीं मूव कर सकते। फिर इनकी फिक्स शेप है। आप देखो साथ साथ जुड़े हुए होते हैं तो शेप इनकी क्या होती है, फिक्स होती है। तो अब बढ़ते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोज हैं, ये पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेसिंग कम होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इनकी शेप जो और वॉल्यूम जो होता है दोनों फिक्स होता है, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। और जब इन पार्टिकल्स को आप हीट करते हो ना, तो ये सिर्फ वाइब्रेशन से अपनी एनर्जी को उधर ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पार्टिकल को हीट दे रही हूँ तो ये वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी इसको देगा, ये वाइब्रेट करके एनर्जी इसको देगा, ये आगे देगा। इस तरह से हीट जो होती है ट्रांसफ़र होती है। अब एक्सपेंशन किस तरह से होती है वो नेक्स्ट टॉपिक है, और आपको तब पता लगेगा हीट देने से ये फैलता कैसे है। फिर आते हैं लिक्विड्स में। लिक्विड्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड जो होते हैं वो नहीं होते, क्लोज होते हैं लेकिन टाइटली पैक नहीं हो सकते। जैसे सॉलिड्स में वो इस तरह होते हैं, लिक्विड्स में ऐसे थोड़े थोड़े से खुले होते हैं। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें स्पेसिंग ज़्यादा होती जा रही है। और ये कि ये मूव भी कर सकते हैं, इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स में ये मूवमेंट नहीं होती। तो पार्टिकल्स कैन क्लोज बट नॉट टाइटली पैक्ड, करीब हैं लेकिन टाइटली पैक नहीं है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन सॉलिड्स के मुकाबले में, और इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। पानी को किसी भी शेप में डालो वो उसी की वॉल्यूम ले लेता है, किसी भी शेप के बर्तन में डालो ना उसी के फॉर्म में आ जाएगा। और ये स्लाइड भी कर सकते हैं इधर उधर, और ये फ्लो भी कर सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है। और अगर हम गैसेस में देखें तो गैसेस में पार्टिकल्स तो बहुत एक दूसरे के दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट। वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होगी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन था। अब इनका कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता, और पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, और इनको ईजिली कंप्रेस भी किया जा सकता है। अब ईजिली कंप्रेस क्या है कि अगर ये फैले हुए हैं लेकिन जब आप गैस को ऐसे दबा के करोगे तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऐसे साथ साथ दब भी जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसका ऐसे दबाओगे, प्रेशर डालोगे तो ये कंप्रेस्ड भी हो जाते हैं, ऐसे दब भी जाते हैं।
फिर ये जो तीनों स्टेट्स हमें पड़ी हैं, इसका टेम्परेचर पे इफेक्ट कैसे होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मतलब अब जैसे मैं यहाँ से नीचे से हीट देना शुरू कर दूँ, तो फिर पार्टिकल्स के पास क्या आएगी, एनर्जी आ जाएगी, और ये पार्टिकल्स जो हैं उस एनर्जी की वजह से इधर से उधर मूवमेंट शुरू कर देंगे। लिक्विड में तो मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉलिड्स में देखें तो ये मूव नहीं कर सकते। ये कैसे होगा, अगर मैं हीट दे रही हूँ तो इसके पास एनर्जी आएगी, वाइब्रेट करके साथ वाले को देगा, ये साथ वाले को देगा, जैसे इसके पास थी ये साथ वाले को देगा, फिर ये अपनी आगे ट्रांसफ़र करेगा, ये आगे ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से हीट जो होती है पूरे सॉलिड्स में फैल जाती है। तो बेसिकली हीट देने से इनके पास ना काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको अगर हम नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अंदर के पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ जाएगी, उस एनर्जी की वजह से वो तेज़ी तेज़ी मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे अगर कोई सॉलिड है तो वो आइस है, वो मेल्ट होकर पानी बना देगा, और अगर पानी है तो वो क्या बना देगा, स्टीम बना देगा। इस तरह से इनकी स्टेट चेंज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर देना शुरू कर दो तो। अब चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है कि जब आप हीट को डालो और या हीट को बाहर निकालो किसी भी स्टेट के अंदर से, तो उसकी पूरी की पूरी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे अब ये सॉलिड है, मतलब कि ये आइस है, मैं इसको हीट दे रही हूँ, मैं इसको नीचे से हीट दे रही हूँ, तो मैं इसको हीट दे रही हूँ तो मतलब हीट गेन हो रही है, ये हीट ले रहा है, और अगर ये हीट ले रहा है तो ये अपनी स्टेट को चेंज करके क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, वाटर बन गया, लिक्विड बन गया, मतलब सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लेकिन अगर ऐसे ही होता कि मेरे पास एक पानी था, लिक्विड था, और मैं इसमें से हीट को निकालती, हीट लूज़ होती, मतलब इसमें से हीट निकलती, तो ये ठंडा होकर क्या बना देता, बर्फ़ बना देता। तो अब लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। तो इस तरह से कि स्टेट सॉलिड से लिक्विड में जा रही है या लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, या और भी कोई भी स्टेट आप इसमें चेंज हो रही है, वो डिपेंड करता है कि हीट आप दे रहे हो या हीट आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो हीट इज़ एडिड और रिमूव, वो बेसिकली स्टेट जो होती है मैटर की चेंज करती है, और इन्हीं चेंजेस को क्या बोला जाता है, फेस चेंज बोला जाता है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चेंज बिटवीन लिक्विड्स और सॉलिड्स में कैसे आता है। अब जब कोई चीज़ फ्रीज़ होती है तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड से फ्रीज़ होके वो क्या बना देता है, सॉलिड। ठीक है, जैसे पानी है वो फ्रीज़ होके क्या बना देता है, आइस बना देता है, और मेल्ट होना मतलब सॉलिड था और वो मेल्ट होके क्या बना देता है, वाटर बना देगा, लिक्विड बना देगा। मतलब हमारे पास सॉलिड आइस थी और वो मेल्ट होके क्या बना रही है, पानी बना रही है। तो आप देखो कि ये रिलेशन किसके दरमियान है, यहाँ लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो ये रिलेशन किसके दरमियान है, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान। इसीलिए यहाँ पे हेडिंग क्या आई है कि चेंज बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड। फिर नेक्स्ट हेडिंग है कि चेंज बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेज। अब इसमें वेपोराइजेशन, अब वेपोराइजेशन में क्या होता है कि आपके पास पानी होता है, लिक्विड होता है, और वो क्या बनता है, वेपर्स की फॉर्म में बनता है, जैसे गैस की फॉर्म में जाता है। फिर एवेपोरेशन में भी यही होता है कि आपके पास लिक्विड होता है, और लिक्विड जो होता है वो क्या बन जाता है, गैस बन जाती है, जैसे स्टीम वगैरह बनना है। इनमें डिफरेंस बाद में देखेंगे, होता यही है। फिर कंडेंसेशन में ये होता है कि गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब आप देख सकते हो कि ये रिलेशन है लिक्विड और गैस का, इसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है और इसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए इसमें हेडिंग क्या आई है कि ये चेंज है बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस का। अब नेक्स्ट है कि चेंज बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। इसमें क्या हेडिंग्स आएंगी, अब जो सब्लिमेशन होती है ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है वो चेंज होगा गैस में, और डेपोजिशन में गैस जो होती है वो चेंज होता है सॉलिड में। तो आप देखो सॉलिड ये गैस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ये रिलेशन है किसके दरमियान, सॉलिड और गैस है। तो इधर हेडिंग आई है कि चेंज बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। अब इसको वन बाय वन स्टडी भी करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये हेडिंग्स को समझा कि इसके ऊपर ये हेडिंग्स क्यों दी हुई हैं। नेक्स्ट आपने ये बात नोट करनी है कि फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है और मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। इसमें लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, इसमें सॉलिड लिक्विड में जा रहा है। फिर वेपोराइजेशन और एवेपोरेशन में लिक्विड गैस में बदलती है और कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में बदलता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, ऑपोजिट है। फिर सब्लिमेशन और डेपोजिशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में एक सॉलिड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है और डेपोजिशन में गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं कि सबसे पहले होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी लिक्विड होगा और वो क्या बन जाएगा, सॉलिड, फ्रीज़ हो जाएगा, मतलब पानी क्या बना देगा, बर्फ़ बना देगा। दूसरा ये कि अगर एक पानी है और वो क्या बन रहा है, आइस बन रहा है, तो पानी आइस में कब बना, हमने हीट दी या हीट ली, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। पानी था और वो क्या बन रहा है, आइस बन रहा है।
मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, पूरी फेस चेंज हो रही है, एक पानी से बर्फ़ बन रही है। तो फेस चेंज तब होती है या हीट हम दे रहे हैं या हम निकाल रहे हैं। तो इस सिस्टम में हम हीट देंगे या हम हीट निकालेंगे? तो हम इस सिस्टम में हीट निकालेंगे, क्योंकि पानी से हीट निकालोगे तो वो ठंडे होकर बर्फ़ बना देगी। तो इट अकर व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड पार्टिकल लूज एनर्जी। ये तब होगा जब हीट निकल जाएगी, और हीट निकलेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पानी का कम हो जाएगा। और अगर पार्टिकल, एक बात याद रखनी है कि कोई भी सिस्टम है ना, इसमें अगर आप हीट दोगे तो पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, मूवमेंट हीट देने से आती है। अगर आप हीट नहीं दोगे तो पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, लेकिन अगर आप हीट दोगे तो फिर ये तेज़ी से मूव करते हैं। इसका मतलब जो मूवमेंट को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, अगर आप टेम्परेचर नहीं दे रहे, हीट नहीं दे रहे, तो फिर ये पार्टिकल की मूवमेंट भी, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है और ये हल्के हल्के रुकना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिस्टम में हम हीट को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्लो हो रहे हैं, वो रुक रहे हैं, अपनी एनर्जी जो है वो कम कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स, और जब पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, जैसे ये मैं इसके नीचे से हीट दे रही हूँ तो पार्टिकल्स इधर उधर मूव करना शुरू हो जाएंगे, दूर दूर जाते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ ठंडी होती है, जैसे मैं नीचे से इसको टेम्परेचर नहीं दे रही, तो अब पार्टिकल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो इधर टेम्परेचर निकाल रही हूँ मैं, हीट को बाहर निकाल रही हूँ, तो इसके अंदर से पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, स्लो हो रहे हैं, करीब आते हैं और क्या बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं। और एग्जांपल यही है कि वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, देखो आप टेम्परेचर को कितना कम करके ले आए हो, 0 पे ले आई हो, 0 पे लाकर इसके अंदर, पानी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे उनके अंदर मूवमेंट रुक गई, और जब मूवमेंट रुकी तो वो एक दूसरे के करीब आए और फिर जो थी वो आइस बन गया, सॉलिड। फिर मेल्टिंग उसका ऑपोजिट है। अब मेल्टिंग में क्या होगा कि आपके पास जो बनी हुई आइस है, ठीक है, जो सॉलिड है, उसको आपने क्या करना है, पानी बनाना है। अब कैसे करोगे, हीट दोगे, इसके अंदर जो पार्टिकल्स रुके हुए थे वो मूव करना शुरू कर देते, तेज़ी से इधर उधर जाएंगे, अब फैल जाएंगे और फैल के क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, क्योंकि वो जब मूव करते हैं तो इधर उधर फैलते हैं। तो इट अकर व्हेन पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट, जब हम हीट देते हैं तो अंदर पार्टिकल्स के पास क्या आती है, एनर्जी आ जाती है, और वो जो आपस में जिस फोर्स के साथ जुड़े हुए थे उस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं, आपस में तोड़ देते हैं और फैल जाते हैं। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं, आइस में पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जैसे ही मैंने आइस को मेल्ट शुरू किया, मतलब मैंने नीचे से हीट देना शुरू किया, अब इसके अंदर पार्टिकल्स के पास क्या आ गई, एनर्जी। उन्होंने इस एनर्जी को यूज़ किया और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको तोड़ दिया और ऐसे दूर दूर फैल गए और क्या बना दिया, पानी बना दिया। तो अब आइस जो है वो मेल्ट कर जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे करती है। अब आपने नोट किया कि जब वो फ्रीज़ की थी तब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और जब वो मेल्ट कर रही है तब भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हर सब्सटेंस का सेम होता है। वाटर के केस में वो क्या है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर आप नीचे से इसको हीट दो, मतलब आप टेम्परेचर दो, तो इन पार्टिकल्स के पास क्या आती है, एनर्जी, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी आ चुकी है, तो ये मूव करके ऐसे फैल जाते हैं। जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतनी एनर्जी आएगी, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर आप हीट नहीं दे रहे, ठीक है, नीचे से हीट नहीं दे रहे, तो अब पार्टिकल्स के पास एनर्जी नहीं होगी, तो अब पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है। जब मूव नहीं करते ना तो वो ऐसे करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और जब एनर्जी मिलती है तो दूर दूर जाते हैं, और जब एनर्जी नहीं मिलती तो वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं क्योंकि मूव नहीं करते और फिर करीब आना शुरू हो जाते हैं। फिर यही है कि स्टेट जो चेंज होती है वो डिपेंड करती है कि आप हीट दे रहे हो या हीट ले रहे हो। अब जैसे फ्रीजिंग में क्या होता है कि फ्रीज होता है कि आपके पास कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है, जैसे आपका पानी जो है वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। अब पानी क्या होता है, ऐसे खुला खुला होता है, फैला हुआ होता है, और जब वो सॉलिड बनता है तो उसको ऐसे बर्फ़ जो होती है, पानी ज़्यादा होता है, बर्फ़ थोड़ी बनती है, तो उसको साथ जुड़ना पड़ता है। अब क्या होता है कि पानी कैसे बर्फ़ बनाता है, आप हीट दोगे या आप हीट निकालोगे, तो आप हीट निकालते हो, इसमें से हीट क्या कर देते हो, आप निकाल देते हो। जब आपने हीट निकाल दी तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उसके पास हीट नहीं है, वो ऐसे करीब करीब आना शुरू हो गए, और जब वो करीब आए तो उन्होंने क्या बना दी, बर्फ़ बना दी। फिर आता है मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होता है, इसमें आइस होती है जिसमें पार्टिकल्स ऐसे साथ साथ होते हैं क्योंकि इसमें हीट नहीं है।
अब आप जब इसको हीट देना शुरू करोगे, नीचे से आपने हीट देना शुरू की, टेम्परेचर देना शुरू किया, तो इनके पास एनर्जी आई। ये जो आपस में जुड़े हुए थे जिस फोर्स के साथ, इन्होंने उसको तोड़ा और ऐसे दूर दूर चले गए, फैल गए। और जब दूर दूर चले गए तो अब क्या बन गया? पानी बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो मेल्टिंग में आपने हीट दी और फ्रीजिंग में आपने क्या किया? हीट निकाली। तो और ये दोनों जो हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होते हैं। मतलब पानी जो होता है, बर्फ़ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे बनाता है और वो मेल्ट भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होना शुरू होता है। अब ये क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस को आप ऐसा बॉर्डर समझ लो। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब अगर आप हीट दोगे, मतलब हीट दे रहे हो, गेन कर रहे हो, तो फिर मेल्टिंग हो जाएगी। और अगर आप हीट लूज़ कर रहे हो, निकालोगे, तो फिर क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग हो जाएगा। होता है ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर डिपेंड करता है कि आप हीट दे रहे हो या आप हीट लूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो गैस बन जाता है। जैसे पानी को आप बॉईल करते हो तो पानी क्या बनना शुरू हो जाता है? भाप बनना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं वेपर्स पॉइंट, वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये बॉइलिंग है, क्योंकि अब अगर आप पानी है उसको बॉयल करो, बॉयल कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये पानी था, मैं इसको हीट दे के बॉयल कर रही हूँ, तो मैं हीट क्या कर रही हूँ? इसमें ऐड कर रही हूँ। तो लिक्विड से गैस कब बन रहा है? जब मैं हीट जो है इसको दे रही हूँ, मतलब इसमें हीट गेन हो रहा है। ठीक है, तो इट अकर व्हेन लिक्विड इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब पानी को गर्म करो, लेकिन इतना करो कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक हो जाए। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसमें बबल बनना शुरू होते हैं और फिर ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाओ तो फिर ऐसे भाप बनना शुरू हो जाता है। अब देखो, जब मैं हीट दे रही हूँ तो यहाँ पे ना पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। पार्टिकल्स यहाँ से ऊपर कब जाएंगे? जब उनके पास इतनी एनर्जी, 100 से नीचे उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर जा सके। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं यहाँ पे इसमें सारे पार्टिकल्स। अब इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती कि ये इसको तोड़ सकें और ऊपर जा सके। लेकिन जैसे ही 100 तक टेम्परेचर ले जाते हो तो अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं ऊपर वाले, ये एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तोड़ देते हैं और ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, जब टूट जाते हैं तो वो आज़ाद हो गए और फिर वो ऊपर जाते हैं। तो पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स एंड एस्केप इनटू एयर, और फिर वो ऐसे एयर में जा सकते हैं। फिर एग्जांपल यही है कि जो वाटर है वो बॉयल होता है इनटू स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में भी यही होता है कि लिक्विड जो होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन किसी भी टेम्परेचर में। अब इसमें भी क्या होता है कि लिक्विड ऐसे गैस बन जाती है, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाती है, और वेपोराइजेशन में भी ये होती है। तो इनमें फ़र्क क्या है, अब इसको समझते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे है कि अगर एवेपोरेशन का क्या होता है कि इसमें कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। जैसे अगर हम कोई भी बर्तन है या बाल्टी है उसमें पानी भर देते हैं और उसको सूरज में रख देंगे, तो अब कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद देखेंगे कि पानी कम हुआ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके पानी भाप बन के ऊपर उड़ता जाएगा। तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट करना ज़रूरी नहीं था, वो किसी भी टेम्परेचर पे या ठीक है खुद ही से एवेपोरेट होता रहा पानी। इवन कि आप रूम टेम्परेचर पे भी रखो तो उस पर भी पानी जो होते हैं वो भाप बन के उड़ जाते हैं। तो पानी खुद ही से उड़ रहा है, उसके अंदर बबल्स नहीं बने। ठीक है, जैसे वेपोराइजेशन में क्या होता है कि आप उसको खुद से नीचे बर्तन में पानी डाला और आपने नीचे से उसको हीट दी, तो अब पानी जो होते हैं पहले ऐसे बबल्स बनेंगे। आपने देखा होगा पानी पूरा पकता है, बबल्स बनते हैं, बबल्स बनने के बाद फिर वो ऐसे ऊपर जाते हैं। तो इसके लिए पूरा 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होना ज़रूरी है जब बबल्स आए। इसमें अगर आप एक बाल्टी है उसके अंदर पानी रख दो और कोई हीट नहीं दे रहे, सिर्फ सूरज की रोशनी है, यहाँ पे टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से किसी भी टेम्परेचर पे पानी खुद ही जो था वो इतना था, लेकिन कुछ दिनों बाद इतना रह जाता है, वो खुद ही से उड़ जाता है। तो उसके लिए बबल्स ऊपर नहीं बने। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि इसमें बबल्स वगैरह बने, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है इसमें बबल्स वगैरह बनते हैं, और ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ओके, अब इसमें डिफरेंस भी कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन क्या है। वेपोरेशन में क्या होता है कि स्लो चेंज होता है लिक्विड का गैस में, होता है लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट होती है लेकिन स्लो। और वेपोराइजेशन में क्या होता है, फास्ट चेंज होता है लिक्विड का गैस में। अब ये क्या होता है, सिर्फ सरफेस ऑफ लिक्विड पे ही होती है, मतलब लिक्विड के ऊपर ऊपर पानी ही इवेपोरेट करता है, अंदर से नहीं जाता, नीचे वाला पानी नहीं जाता। ठीक है, इसमें पूरे में बबल बनती है और पूरे पानी में वेपोराइजेशन होती है। फिर ये जो है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट से कम ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे तो वैसे ही जाता ही नहीं है। और ये जो होता है ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पानी का है,
फिर ये कि ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये जो है वो फास्ट प्रोसेस है। इसमें बबल्स नहीं बनते और इसमें बबल्स बनते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे गीले कपड़े में से पानी जो निकलता है ना, जैसे अब गीलों कपड़ों को हम सूरज में डाल देते हैं, पानी खुद से एवेपोरेट कर जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। तो उसके लिए उसको उसमें बबल्स नहीं बनी पानी के अंदर, और पानी जो है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद से एवेपोरेट हो गया। और इसमें हम खुद ही से पानी को जब चूल्हे पे रखते हैं गर्म करने के लिए, बॉयल करने के लिए, तो वो वेपर्स तब बनता है जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है। और इसमें अगर पानी को हम सूरज की गर्मी में रखें, तो एक और एग्जांपल ये है कि पानी को सूरज की गर्मी में रखें तो वो भी गर्म हो जाता है, लेकिन अगर उसको क्विक गर्म करना है तो फिर ये वेपराइजेशन वाला क्विक प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन में ये होता है कि गैस लिक्विड बन जाती है। अब इसके एग्जांपल कैसे, जैसे ओस होती है या शबनम के कतरे होते हैं, तो वो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब वो किसी भी सॉलिड की सरफेस पे, जैसे वो पानी वगैरह पे बैठते पत्तों वगैरह पे बैठते हैं, तो वो फिर गैस से एयर के पार्टिकल्स क्या बन जाते हैं, लिक्विड पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। और ये होता कब है, जब गैस से हीट को निकालते हैं, गैस ठंडी होती है और क्या बना देती है, पानी के कतरे बना देती है। तो और जो पानी के कतरे हैं वो आपने देखा होगा मिरर्स पे भी बनते हैं और पत्तों पे भी, ठीक है। तो वेपोराइजेशन में लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसमें हीट जो थी वो हमने ऐड की थी। तो आपने इस पे याद रखना है कि इसमें हीट क्या हुई थी, गेन हुई थी, मतलब हमने हीट दी थी इन दोनों प्रोसेस में। लेकिन जब कंडेंसेशन हुई थी तो गैस लिक्विड में कैसे बना, जब हीट जो थी वो सिस्टम से निकाल दी जाती है, हीट लूज़ होती है, ठीक है, गैस ठंडी होती है, तो और फिर वो पत्तों वगैरह पे क्या बना देती है, पानी के ड्रॉपलेट्स बना देती है। फिर होता है कि सब्लिमेशन में ना सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है। किस तरह से, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि आइस है ना, आइस के अंदर से ना आपने कभी नोट किया होगा ऐसे गैस निकल रही होती है। तो सॉलिड है, आइस सॉलिड है, सॉलिड से क्या बन रही है, गैस बन रही है। सॉलिड पहले पानी में नहीं गया, पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट सॉलिड से गैस निकलना क्या होता है, सब्लिमेशन। अब सॉलिड गैस में कन्वर्ट डायरेक्टली होती है पानी बने बगैर। पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इस लिक्विड स्टेट में जाए बगैर डायरेक्ट गैस स्टेट बन जाए, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले सॉलिड्स होते हैं, फिर लिक्विड्स होते हैं, फिर गैस आती है। लेकिन जब सॉलिड्स के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो इस स्टेट को स्किप करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बर्फ़ है और बर्फ़ से ऐसे गैस निकल रही है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके एक और एग्जांपल ये है कि आयोडीन क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, जब आप इसको हीट करते हो ना तो ये डायरेक्ट गैस बन जाता है। और गैस जो होती है वो वायलेट कलर की होती है, पर्पल से कलर की। और जो गैस आइस से निकल रही होती है, मतलब इस बर्फ़ से निकल रही होती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। फिर लास्ट है डेपोजिशन, और वो उसका सब्लिमेशन का उल्टा है। इसमें गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है और वही के लिक्विड बने बगैर। अब ये कब होती है कि जब गैस के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो लिक्विड ना बन सके और डायरेक्ट सॉलिड बन जाए। अब होता क्या है कि जब आपके पास गैस मतलब एयर के पार्टिकल्स पत्तों पे, इस तरह आपने देखा होगा पत्तों के साइड पे ऐसे बर्फ़ जमी हुई होती है, तो गैस के पार्टिकल्स किस में क्या बन रहे हैं, बर्फ़ बन रहे हैं। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, देखो ये ऐसे बर्फ़ के पत्तों के साइड पे ऐसे बर्फ़ जम जाना, इसको कहते हैं फ्रॉस्टिंग। तो ये गैस मतलब एयर के पार्टिकल्स ये बर्फ़ बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं डेपोजिशन। ये जो आप ट्राइंगल है ना, ये सब में रिलेशन है किस तरह से कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। आप लिक्विड से गैसेस बनाते हो, मतलब लिक्विड से गैस कब बनती है, एवेपोरेशन में। और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बन जाता है। फिर सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन में, और गैस सॉलिड बन जाती है डेपोजिशन में। और फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्टिंग में, और लिक्विड से सॉलिड बन जाता है फ्रीजिंग में। तो ये सारे इंटरलिंक होते हैं। तो ये डायग्राम भी आपने बनानी है। लास्ट पे ये है कि ये जो स्टेट चेंज हो रही है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो, आप प्रेशर कितना बढ़ा रहे हो, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।